नमस्कार। स्वागत है आपका कार्मिक रहस्य के इस अंक में। कुंडली में सातवां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लग्न में आप खुद को देखते हैं या आपके अपने लिए होता है, जिसमें आपकी पर्सनालिटी, आपका मिजाज, आपकी शारीरिक बनावट, आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, ये सारी चीजें तय होती हैं। उसी तरीके से सातवें घर के जरिए आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा ये तय होता है। अब जैसे आपका मान लीजिए पहले हाउस में सूर्य पड़ गया तो कहा जा सकता है कि आपका स्वभाव तेज होगा, आप जहाँ जाएंगे वहाँ छा जाएंगे, आपकी वाणी में एक तेज होगा, ओज होगा और आपकी बात सुनी जाएगी। जब आप कहीं बोलेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक इसी तरीके से सातवें घर को देखा जाता है। सातवें घर में जो ग्रह मौजूद होता है या जो राशि होती है, मान लीजिए कोई राशि है, ग्रह नहीं है, तो उस राशि से देखा जाता है। राशि है और ग्रह है तो उससे देखा जाता है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है इन फ्यूचर या प्रेजेंट में, वो किस मिजाज का है, वो कैसी शख्सियत है, ये कुंडली के सातवें घर से पता चलता है। अब यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, वो क्या फल देगा, ये सारी चीज़ें, और आपका जीवन उससे कैसा चलेगा। आपका जीवन स्मूथ चलेगा या तनाव होंगे या चुनौतियां होंगी या रिश्ता आगे जाके टूट जाएगा, ये सारी बातें इस सातवें घर से तय होती हैं। ज्योतिष में इस घर को इसीलिए मार्केश कहा जाता है, मारक होता है। मारक क्यों होता है? अगर ज्योतिषीय टर्म में जाएंगे तो शायद बात समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर अगर समझना हो तो आप ऐसे समझिए कि आप जब तक अकेले होते हैं तब तक आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी बहुत सीमित अर्थों में ये समाज भी देखता है, परिवार भी देखता है और बाकी लोग भी देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप शादीशुदा हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। समाज का देखने का नज़रिया आपको बदल जाता है, आपके यारों दोस्तों का देखने का नज़रिया बदल जाता है, परिवार का देखने का नज़रिया बदल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ होता क्या है कि आप अपने पिता के ही पैरेलल एक व्यवस्था चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, आपके अपने रिश्ते होते हैं, आपका अपना एक बनाया हुआ समाज होता है, दुनियादारी होती है, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं। तो इसलिए आप इसमें कैसा परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और गृहस्थ जीवन एक अपने आप में चैलेंजिंग होता है, इसलिए इसको मारक स्थान बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए इसको। तो अब यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, वो क्या व्यवहार करेगा, ये तो आपको उस ग्रह को देख के ही पता चलेगा। जैसे अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूँ तो मेरी कुंडली में शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। तो शुक्र बैठा है तो इस हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र तो 100 में ग्रह है, शुभ ग्रह है। और लाइफ पार्टनर के घर में बैठने का मतलब कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई कि राहु शुक्र के साथ बैठ गया। अब आप सोचिए कि राहु का जो नेचर है और दोनों के बीच अगर डिग्री देखी जाए तो सिर्फ 1 डिग्री का अंतर है। राहु मेरा 18 डिग्री का है, शुक्र मेरा 19 डिग्री का। तो अब राहु के बैठने से क्या हुआ कि पूरा रिजल्ट ही पलट गया शुक्र का। और चूंकि वो बैठा है मिथुन राशि में, उच्च का हो गया, तो उच्च का होने का मतलब अब यहाँ जो राहु करेगा वो सब कुछ जो है उच्च अवस्था में होगा मामला। हालांकि देगा शुभ फल, इतना परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपना असर छोड़ने में वो पीछे नहीं रहेगा। तो असर है क्या? छल, भ्रम, कंफ्यूजन, छलावा, यही सब। तो ये कॉम्बिनेशन जब शुक्र के साथ बनता है राहु का तो और खतरनाक होता है। हालांकि राहु मंगल, राहु गुरु, सब भी खतरनाक कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, लेकिन राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा
सामाजिक लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु और शुक्र के कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि राहु जब शुक्र के साथ बैठता है तो अपने ही पार्टनर से धोखा कराता है, या तो धोखा उससे दिलवा देगा या आप धोखा उसको दे देंगे। ये राहु करता है शुक्र के साथ जब बैठता है, और कुंडली के किसी भी घर में बैठे ये करेगा। सातवां तो मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी उसने चौपट कर दी। सातवें का मतलब तो ये हो गया, आप फिर पारिवारिक सुख भूल जाइए, तब तक भूल जाइए जब तक उस पर कोई शुभ दृष्टि न पड़ रही हो। तो इस मामले में थोड़ी सी गनीमत ये रही कि मेरे जो अपनी कुंडली में है वो एकादश भाव से गुरु की शुभ दृष्टि पड़ गई राहु और शुक्र पे। तो जो राहु को खेल करना था, शुक्र को खेल करना था, अब होता क्या, अगर ये दृष्टि भी ना पड़ती तो सोचिए क्या होता। सीधा बता रहा हूँ, डाइवोर्स हो जाता, डाइवोर्स हो जाता, और मेरा नहीं किसी के भी हो जाता। मंगल बैठा हो अकेला, अगर शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी के, सबसे ज्यादा शुभ दृष्टि तो गुरु की है, गुरु के बाद सूर्य की, शुक्र की, चंद्रमा की, इससे ज्यादा किसी की शुभ दृष्टि नहीं है। तो मंगल बैठा हो, अकेला बैठा हो, डाइवोर्स करा देगा। अगर आपके पार्टनर के कुंडली में बैलेंस ना कर रहा हो तो यही हाल सूर्य का है। सूर्य बैठा हो, अगर वो बैलेंस नहीं कर रहा होगा पार्टनर की कुंडली में, डाइवोर्स करा देगा। शनि डाइवोर्स तो नहीं कराएगा, लेकिन इतना लंबा खींच देगा उस तनाव को दोनों के बीच को कि हो सकता है कि एक आदमी टूट जाए उसमें। लेकिन हाँ ये है कि बाद में सही भी कर देगा। राहु है, धोखा ही कराएगा। केतु है, काट के रख देगा, रिश्ते में रहते हुए भी रिश्ता पता नहीं चलेगा आदमी को। तो सातवें घर की जो तमाम दुश्वारियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं, और इन दुश्वारियों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है सातवां और आठवां घर दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। आठवें घर की चर्चा कल करूंगा, लेकिन आपको सातवें घर को समझना होगा और सावधानी बरतनी होगी। और अपनी कुंडली में चेक करिए कि आपकी कुंडली में सातवें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि सातवें घर में शुक्र का आना मतलब आपकी पत्नी खूबसूरत होगी या पति हैंडसम होगा, स्मार्ट होगा, ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ कोई राहु राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल आ जाए, मंगल आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन किसी भी क्रूर ग्रह का बैठना मतलब शुक्र का पीड़ित हो जाना, और पीड़ित होने पर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। वैसे भी शुक्र सातवें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि मार्केश है, मारक घर है। तो ये समझने की ज़रूरत है। कैसा लगा आपको कंटेंट, अपनी राय ज़रूर दें, और अगर चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात होगी आठवें घर की। नमस्कार।